अच्छा जनाब, ये आपकी असाइनमेंट के टॉपिक्स हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आपके सामने 10 टॉपिक्स लिखे हुए हैं। आप लोगों ने करना इस तरह से है कि अटेंडेंस शीट में जो आपके सीरियल नंबर्स हैं, मतलब नॉर्मली उसमें सॉर्टिंग सीरियल नंबर वाइज हो रही होती है, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज। तो सबसे पहला रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सेक्शन में जिसका भी आता है वो ऑसिलोस्कोप करेगा। सेकंड वाला लेज़र प्रिंटर्स करेगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, टेंथ, ठीक है। सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ठीक है। टेंथ पे आके जो 11th वाला बंदा है वो फिर दोबारा ऑसिलोस्कोप्स करेगा, ठीक है। तो इस तरह से यानी कुछ टॉपिक्स रिपीट होंगे अबाउट 3 और 4 टाइम्स, क्योंकि आप लोग तकरीबन 33-34 लोग हैं। लेकिन इसमें ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन नहीं है। बस सिलेक्शन आपने जो है वो अपने सीरियल नंबर वाइज करनी है, ठीक है। तो मैं इसको वेरीफाई करूंगा कि आपके सीरियल नंबर वाइज कौन कौन से टॉपिक्स आपको असाइन होने थे। तो ये मैंने आपके सामने भी इसको फ्लैश कर दिया है। बाकी मैं इसको जो हमारी फाइल्स हैं उसमें टीम्स का जो फोल्डर है जिसमें हमारी असाइन वो बाकी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, तो उसमें भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा ताकि लेटर ऑन आप और वो इसको ले लें। जी बेटा। सर एक हमारे पास तो नहीं है वो अटेंडेंस फाइल, या तो आप शेयर कर दें जो आपके पास हो, या बेटा, आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? किसी बात है सर। अच्छा ठीक है, चले मैं कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। ओके, मैं वो भी डाउनलोड कर लेता हूँ तो वो मैं शेयर कर दूंगा, वो भी उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। तो उसमें सीरियल नंबर वाइज जो है वो आप आ जाइएगा क्लास है, क्लास। जी जी, परसों, हाँ जी, थर्सडे 11:30। जी जी, हाँ जी, 11:30 जी, परसों जी। ठीक, ठीक है बेटा, मैं अटेंडेंस शीट भी जो है वो साथ में अपलोड कर दूंगा, तो उसमें फिर आप देख लीजिएगा इसको। अच्छा जी, अटेंडेंस का मसला किस बंदे का था? रोल नंबर 32 का। जी सर, उसी ने बोला था कल। अच्छा ठीक है जी, हाँ जी ठीक है, उनका नाम अब अटेंडेंस शीट में हो रहा है, अपीयर हो रहा है। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि सारे लोग हैं इस अटेंडेंस शीट में, तो मैं ये अपलोड कर दूंगा। तकरीबन टोटल 36 लोग हैं हमारे पास, तो आप उसी उसी तरीके से इसको लेके चलिएगा। सर इसमें इसका रोल बताना है सर, ईएमएफ का, इसके अंदर क्या ईएमएफ के यूजेस हैं इनके अंदर, जी जी एप्लीकेशन के अंदर। जी जी जी, आपने सर मसलन थ्योरी दो ऐड सफ़ों करनी है या? बेटा आपने 2 सफ़ों की एक रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। अब आप उस ऑब्जेक्ट को, इस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो टोटली आपके ऊपर है। लेकिन जो मकसद है वो ये है कि आपकी जो भी रिपोर्ट या फाइंडिंग है उस टेक्स्ट में से ये पता चल रहा हो कि इसमें किस तरह से इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड कैसे रोल प्ले करती है इस डिवाइस को फंक्शनल बनाने में, ठीक है। जिस तरह हम अगेन चलें, हम हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल ले लेते हैं मोटर्स की। अगर मोटर्स में कोई आपको कहे या पूछे कि मोटर एक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे हेल्प आउट करती है मोटर का एक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो आप सिंपली, जारी बात है, आप ये बात लिखेंगे कि भाई मोटर में एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। हमारा मकसद ये होता है कि हमने रोटर को घुमाना होता है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू कंटिन्यूअसली कीप द रोटर रोटेटिंग, हम ये काम करते हैं कि हम दो मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करते हैं, एक स्टेटर में होती है और एक रोटर में होती है। जब हम 3 फेज से उसको कनेक्ट कर देते हैं तो जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट करना शुरू कर देती है, और जो रोटर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है और वो उसको फॉलो करना शुरू कर देती है। तो जैसे जैसे स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन बढ़ती है
तो रोटर के जो है वो आरपीएम्स बढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये एक पूरा ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है और मोटर का, जिसमें ये चीज़ वाज़ेह समझ आ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या रोल प्ले करती है और किस तरह से जनरेट होती है। अगर आप चाहें तो आप उसकी एक ब्लॉक डायग्राम या एक डायग्राम भी आप इस तरह की चीज़ की डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने इन सारे टॉपिक्स को कैरी करना है कि उसमें इस पर्टिकुलर डिवाइस में जिस तरह ऑसिलोस्कोप है, तो ऑसिलोस्कोप में कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ऑसिलोस्कोप का क्या फंक्शन या काम क्या है मेन, और किस तरीके से हम उसको करते हैं। सर हैंड रिटन करें या वर्ड पे कर लें? बेटा आपकी मर्जी है, हैंड रिटन कर लें या वर्ड पे कर लें, जो भी आपको आसान लगता है। कंप्यूटर टाइप कर लें तो ज़्यादा आसान है मेरे ख्याल से, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। बस चीटिंग ना करें एक दूसरे की, मतलब खुद से आप थोड़ा बहुत सर्च करके लिखें। बेहतर है कि सर आप ये कंप्यूटर टाइप कर लें, और जो कोई भी आप 1-2 रेफरेंसेस इस्तेमाल करें अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, 2, 3, 4 व्हाटएवर, कोई बुक हो, कोई वेबसाइट हो, कोई आर्टिकल हो, तो उसको भी आप मेंशन कर दें ताकि ये चीज़ थोड़ी आसान हो जाए डिग आउट करना कि लोगों ने एक दूसरे का छापा नहीं किया हुआ। ठीक है सर। सर मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो ये आप असाइनमेंट किसी के बारे में बता रहे हैं? जी मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा जनाब, ओके सर, ठीक है। हम इसको शुरू करते हैं। तो कल हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक टॉर्क और मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, और हमने ये कहा था कि जो हमारी फोर्स है किसी भी एक साइड के ऊपर जो लग रही है, वो उसका ये मैग्नीट्यूड है IBL। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स है वो डिटरमिन हुई थी IDL क्रॉस B से। ठीक है, और इसको आप लिखें तो इट वुड बी IDL B साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि इस सेगमेंट के लिए और इस सेगमेंट के लिए DL और B के दरमियान में जो एंगल है, यानी जो थीटा है, उसकी वैल्यू 90 डिग्रीज है फॉर दिस एंड फॉर दिस। ठीक है, तो DL एंड B थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो व्हेन यू डू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो यू गेट IDLB। और नाउ बिकॉज यू नो कि आपकी जो टोटल लेंथ है वो L है, तो DL का जो इंटीग्रल बनता है दैट इज इक्वल टू L। एक मिनट जनाब, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बोलें। जी हाँ जी। ये है तकरीबन समझें 10-1 फुट, 10-12 फुट बड़ा है। जी हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी सॉरी। अच्छा जी, तो ये DL इज इक्वल टू L है, तो उस हिसाब से हमारे पास जो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकला दैट इज IB एंड L। सही हो गया। और B जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी जिस तरह से कल बात हो रही थी कि इट इज़ नॉट सर्कुलर, इट इज़ मूविंग इन दी स्ट्रेट लाइंस, और मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाई थी। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप क्रॉस सेक्शन वाइज देखें ना, तो अभी तो हम बात कर रहे हैं जब कॉइल बिल्कुल इस तरह से हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, लेकिन जब आप इसको मूव करना शुरू करेंगे तो देयर वुड बी सम पॉइंट्स जहाँ पे कॉइल जो है वो कुछ इस तरह से भी हो जाएगा। ठीक है, तो जब इस तरह से हो जाएगा तो नाउ देयर वुड बी सम एंगल ओवर हियर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ठीक है, और तब ये जो DL है, यानी तब आप यूँ कह लें कि ये जो थीटा है
it will not stay as 90 degrees. तो लेट अस सी कि हम इस इफेक्ट को कैसे देखते हैं। ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। अब तो अब इसको देखें तो ये आपको W नज़र आ रहा है, और जब ये फोर्स की वजह से थोड़ा मूव कर गया है, ये साइड ऊपर और ये साइड नीचे, तो यहाँ पे आप ये देखें कि सरफेस नॉर्मल से जो इसका सरफेस नॉर्मल है और जो मैग्नेटिक फील्ड का है उसके दरमियान में अब एक एंगल आपको अल्फा नज़र आने लग गया। ठीक है, तो अब आप अगर देखें तो जो फोर्स का कंपोनेंट है, दैट वुड बी नाउ स्केल्ड बाय W साइन अल्फा। ठीक है, जब अब हम टॉक की बात करें, टॉ इज इक्वल टू R क्रॉस F की। ठीक है, तो अब ये जो टॉक के लिए जो एंगल है दैट इज साइन अल्फा, क्योंकि अगेन R क्रॉस F, R क्रॉस F again R F sin alpha where alpha is this angle now। अब यहाँ पे if you look at it, कल हमने बात की थी कि मोमेंट आर्म शुड बी W/2, लेकिन यहाँ पे they've mentioned it as W, तो ऐसा क्यों है? W/2 क्यों नहीं लिखा हमने? क्या जहन में आपके आती है बात? क्यों जनाब? आवाज आ रही है जी? हेलो जी सर, आवाज़ आ रही है। जी जी, तो बेटा जवाब दिया करें ना, मुझे पता नहीं चल रहा होता फिर। बस सोच रहा था, समझ नहीं आ रही। सॉरी सर मैं सोच रहा हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, इसलिए नहीं बोला। अच्छा ठीक है, आप एक बंदे हो गए, बाकी बाकी और लोग? हमने W/2 क्यों इस्तेमाल नहीं किया, W क्यों इस्तेमाल किया? चलिए बताइए कि हमारे पास कितने टॉर्क्स हैं, या चलें टोटल सर 2 फोर्सेस होंगे। कितनी है? ठीक है, सर सर दो दो टॉर्क है होंगे ना, सर, कपल कपल प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ जी, कपल प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो एक जो टॉर्क जी है सर। उसके लिए जो मोमेंट आर्म है वो W/2 है, और जो दूसरा है उसके लिए भी W/2 है। ठीक है, तो क्योंकि ये कपलिंग टॉर्क है तो इसलिए दोनों मोमेंट आर्म्स जो हैं वो आपस में एड अप हो जाएंगे। ठीक है, फोर्स दोनों में सेम है, अल्फा एंगल जो है वो दोनों में सेम है, मसलन एक तरफ ये होगा तो दूसरी तरफ ये होगा। ठीक है एड अप होके वो सिंपल W बन जाएगा। जी, ठीक है, तो इसलिए हमने टोटल W इस्तेमाल कर लिया। अब ना हो, ठीक, अगर हम इसको देखें फोर्स को, जो पीछे हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड था दैट इज BIL। ठीक है, या ILB, BIL कुछ भी सही है। अब नाउ इफ यू लुक एट इट, L और W, दिस इज लेंथ इनटू विड्थ, तो दिस इज इक्वल टू सरफेस एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ द लूप। तो अब क्या आ गया हमारे पास टॉर्क का एक्सप्रेशन, BIS साइन अल्फा। ठीक है, और एक टर्म वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज कॉल्ड M, दैट स्टैंड फॉर IS। आगे जाके इसको देखते हैं कि ये क्या है। IS यानी करंट और सरफेस एरिया की मल्टीप्लिकेशन, और जो सरफेस एरिया है उसका अपना सरफेस नॉर्मल, इसको अगर आप कंबाइन कर दें तो वी आर कॉलिंग इट एज मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द लूप। अगर हम इसको इंट्रोड्यूस कर लें यहाँ पे, तो नाउ हमारे पास जो T है उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? M क्रॉस B। M क्रॉस B। ठीक है,
तो टी का एक्सप्रेशन हमारे पास हो जाएगा m क्रॉस बी। अब आप ये देखिए कि now if we want to determine the torque, previously we wanted to know कि what is the force, ठीक है, लेकिन अब हमें फोर्स को डिटरमिन करने की जरूरत नहीं है। वी ओनली नीड करंट, वी ओनली नीड सरफेस एरिया ऑफ द लूप या कॉइल, एंड वी ओनली नीड द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप ये देखिए ये तीनों चीजें आपस में ऑलरेडी इंटर रिलेटेड, तो ये सर ये करंट अच्छा वो m, ठीक है सर, ठीक है, मतलब ये जो m है दिस इज I into S and B is here as the magnetic एरिया। ठीक हो गया ना। जी सर। चलिए, और जो अल्फा आएगा जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो दैट अल्फा विल बी एंगल बिटवीन द सरफेस नॉर्मल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस एंगल वुड बी कंसिडर्ड नाउ, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि इट मेक सेंस कि जब ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ठीक है, जब ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी 90 डिग्री, टॉर्क इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और फोर्स इस पॉइंट पे 0 होगी, ठीक है। और जब यहाँ पे आएगा व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0 तो उस वक्त फोर्स मैक्सिमम होगी, टॉर्क 0 होगा, ठीक है। तो आपस में एक दूसरे के साथ ही इंटरचेंज कर रहे हैं। अच्छा जी, और टॉर्क का एक्सिस क्या होगा ये हमने ठीक है, जब लूप परपेंडिकुलर होगा तो टॉर्क 0 होगा, ठीक है, ओके। वाई अच्छा, मैं उल्टी बात कर रहा था शायद, हाँ जी, ठीक है। ये सर जब ये सीधा हो जाएगा तो टॉर्क भी 0 ही होगा, सॉरी, ठीक है, हाँ ऐसा इंटरचेंज नहीं होगा। जब ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा तो सरफेस नॉर्मल भी इसी तरफ होगा, ए एन भी इसी तरफ होगा, बी भी इसी तरफ होगा, तो अल्फा वुड बी 0, तो टॉप वुड बी 0 एज वेल, सॉरी, बिकॉज टॉ इज आर क्रॉस एफ, इफ एफ इज 0 तो टॉप इज 0, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट फोर्स विल बी 0 एंड टॉप विल बी इक्वल टू 0, ठीक हो गया, ओके। अच्छा जी, अब क्या है कि हमने अभी एक टर्म इंट्रोड्यूस की है मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, एक टर्म हमने इंट्रोड्यूस की है। और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये है डिफाइन किया है हमने एक क्लोज लूप के लिए, क्लोज लूप के लिए हमने डिफाइन किया है, और जिसका सरफेस एरिया जो है वो S है और जिसमें करंट I पास कर रहा है, ठीक है, ये उसका सरफेस एरिया है और ये हमारा करंट है जो उस लूप में पास कर रहा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल हम दो चीजों को कहते हैं, अ बार मैग्नेट, उसको भी हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं, और स्मॉल करंट लूप, फिलामेंट्री करंट लूप को भी हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंट द सेम थिंग। बार मैग्नेट को एक हम डाइपोल कहें तो इट मेक सेंस, क्योंकि विजुअली जब हम उसको देखते हैं तो वी नो कि वी हैव अ नॉर्थ पोल एंड वी हैव अ साउथ पोल, ठीक है। और इफ़ यू रिमेंबर हम मैट्रिक एफएससी में एक एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं कि यू हैव अ परमानेंट मैग्नेट और हम पेपर के ऊपर इसकी मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं बाय प्लेसिंग अ कंपास ओवर हियर, ठीक है।
और हम यहाँ से जब शुरू करते हैं तो वी गो टूवर्ड्स साउथ पॉइंटिंग आई गेस, कि हम साउथ को, फिर जो अगला पॉइंट आता है हम उस पे जाते हैं, उस पे जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरह से एक तस्वीर सी बना लेते हैं ऑन पेपर, विच इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। तो फ्रॉम लुकिंग एट इट, it seems you can see that it has two poles, north and south, ठीक है। तो मैग्नेटिक, because it is a magnet या dipole of magnetic field, तो it is a magnetic dipole। लेकिन ये जो loop of current है, why should it be called as a magnetic dipole? What do you think? क्यों हम एक लूप को मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे? दो चीजों को अगर आप सिमिलैरिटी उनके दरमियान में ड्रॉ करनी हो तो क्या तरीका कार होता है? मतलब मैं कह रहा हूँ कि जी ये भी उन्हें कंपेयर करना, जी उनका जी, जो बिहेवियर होता है। तो इनका क्या, आपको क्या लगता है कि इसका क्या ऐसा बिहेवियर होगा जो बिल्कुल इसकी तरह का होगा? दो पोल्स होंगे सर उसके भी। दो पोल्स होंगे, फिजिकली नजर तो नहीं आ रहे। नजर तो नहीं आ रहे, राइट? ऐसे ही है। चलें, मुझे ये बताइए सर वो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, एक तरफ से आके दूसरी तरफ जा रही होती है डाइपोल में, मतलब वेरी गुड, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ जो भी है। तो इसमें भी वैसे ही नहीं है, मतलब कि राइट है। ये आपके सामने जी चले, मैं आपकी बात को ही आगे फॉरवर्ड करता हूँ। आपके सामने आपको ये लूप नजर आ रहा है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस पे राइट हैंड रूल लगा के देखें और मुझे बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। सर जी एक्सिस। रनिंग फिंगर में सर। सॉरी बेटा, जी एक्सिस प्लस या माइनस? सर प्लस। इनसाइड द लूप प्लस की बात करें या यहाँ पे प्लस? देखिए, अगर आपने थंब इस तरफ पॉइंट किया हुआ है, इस पॉइंट पे, तो आपकी फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर्ल नहीं कर रही होंगी। जी सर। ठीक है, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लाइन में होती है तो इट वुड बी लाइक दिस, राइट? ऐसे ही है ना? जी ठीक है, तो से सर मतलब दोनों तरफ से उसके एक्सिस पे आ रही हैं वो जो रोटेट होके मैग्नेटिक फील्ड की लाइन। ये इस तरह से बनेगी एच की लाइन के नहीं? सर, लेकिन हम उसे ये तो नहीं बता सकते कि किसी एस्पेक्ट से देख रहे हैं कि वो डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। वो तो एक साइड पे डाउनवर्ड होगी, एक साइड पे अपवर्ड होगी। जी जी, मैंने आपसे इसीलिए तो पूछा था कि इनसाइड द लूप आपने कहा ना जेड एक्सिस, तो मैंने आपसे पूछा कि प्लस जेड या माइनस जेड, आपने कहा और कि वो प्लस जेड। होगा इनसाइड द लूप और आउटसाइड द माइनस जेड होगा सर, आउटसाइड द लूप। जी जी जी, तो मैंने यही बात पूछी थी, यही मैंने आपसे पूछा ना कि इनसाइड द लूप प्लस जेड है या जी आउटसाइड द लूप, क्योंकि ये ऐसे है। ठीक है। अच्छा चलें। सर हम ये देखेंगे ना कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, क्योंकि इनसाइड द लूप तो एनहांस होके पॉजिटिव जी पे जाएगी ना। जी जी, मैं कब उससे एतराज कर रहा हूँ? जी ठीक मैं है। एतराज नहीं कर रहा आपकी बात से, बिल्कुल सही आपने कहा है। ठीक है, ये ऐसे ही है। तो ये दिस इज जेड। तो आप मुझे ये बताइए कि इफ यू लुक एट द मैग्नेटिक फील्ड of this permanent magnet, and if you look at the magnetic field of this, do they look the same or not? यस सर। ठीक है, तो that's why a permanent magnet and a loop, अब ये तो हमें नजर आ रहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल है, लेकिन एक लूप जो है, स्मॉल करंट लूप जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। ठीक है, लूप हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है
और जो परमानेंट मैग्नेट है ये वर्टिकली प्लेस्ड है। समझे बात? दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल, देन both of them they have same magnetic field, ठीक है, या सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड फॉर दैट मैटर, ठीक है। तो hence a small loop of current is called a magnetic dipole because it exhibits the same magnetic field as of a vertically placed permanent magnet, ठीक है, ओके। अब ये सिर्फ लेटर ऑन व्हाट वी वांट टू डिटरमिन इज, अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका एक्सप्रेशन तो आप डिटरमिन नहीं कर सकते, ऐसी बात ही है, लेकिन जो ये है इसका आप एक्सप्रेशन डिटरमिन कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। यहाँ पे जब आपने इसको ड्रॉ किया है तो आपने एक कंपास की मदद से ड्रॉ किया है, लेकिन यहाँ पे बिकॉज नाउ इट इज अ ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी एंड वी हैव अ लॉट ऑफ दीज इक्वेशंस अवेलेबल टू डिटरमिन के किसी भी जगह पे अगर हम ये डिटरमिन करना चाहें कि पॉइंट P के ऊपर क्या मैग्नेटिक फील्ड है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डिटरमिन H और B फॉर दैट मैटर एट दिस पॉइंट, तो वी कैन डू दैट, ठीक है। और उसका तरीकाकार क्या होगा, एक तरीकाकार तो ये है कि आप इसके ऊपर बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करें, ठीक है, DH अप्लाई कर दें और IDL क्रॉस AR एंड 4 पाई R स्क्वायर, सही है। आप इसके ऊपर कोई भी DL ले लेंगे और DL जो है आपको पता है सर्कुलर रूप के लिए इज 2 पाई रो डी फाई, हाँ जी, ये बनेगा। और आप R की वैल्यू डिटरमिन करेंगे बाय R, क्या होगा आपके पास, पोजीशन वेक्टर कि डिस्टेंस वेक्टर, क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो आप AR को R ओवर R उसमें डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो R की वैल्यू आप डिटरमिन कर लेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे और आपके पास एक पॉइंट पे H की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आप इसको जनरलाइज करना चाहते हैं तो ये जो H है, मतलब आप ये कर सकते हैं कि आप इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ले जाएं और थीटा की फॉर्म में इसका आंसर निकाल लें। उससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा जैसे जैसे आपका थीटा चेंज होगा फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ R, इस पॉइंट पे, 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 इन सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से इस तरह से आइडियल साइन थीटा में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो दिस इज वन मेथड। और कोई मेथड किसी के ज़हन में, कैन देयर बी एनी अदर मेथड एज वेल? आई वांट टू डिटरमिन H या B। जी जनाब, कोई और तरीका? बताओ बच्चों, क्या तरीका होगा और? फिर गॉसियन सरफेस अज्यूम कर सकते हैं। गॉसियन सरफेस गॉसेस लॉ में होती है, इसमें इम्पीरियन पाथ होता है। अच्छा, आपका मतलब है कि हम एम्पेयर लॉ शायद उसका सहारा ले सकते हैं। अच्छा चलें, ओके। उसके अलावा तीसरी ऑप्शन क्या है हमारे पास? तीसरी ऑप्शन क्या है हमारे पास? और क्या तरीकाकार है जिससे हम डिटरमिन कर सकते हैं? इसके अलावा सर अभी सोचें। हमारे पास एक ये है इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है, एक हमारे पास ये है
और भी एक इक्वेशन है कि नहीं है? यस सर। ए क्या है हमारे पास? व्हाट इज दिस? वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। और वेक्टर पोटेंशियल किस पे डिपेंडेंट होता है? व्हाट इज ए? ए इज इक्वल टू ऐसे ही है, कुछ इस तरह से था ना, और नीचे कुछ आईडीएल के नीचे और भी कुछ काफी सारी चीजें थी, ठीक है। तो जो वेक्टर पोटेंशियल है, दिस इज डिपेंडेंट अपॉन करंट, सही है। what happens is that we already would know कि what is the expression of current या current क्या है। this is a uniform current, it is not changing। तो हमने पीछे देखा है कि for a current element we can determine the expression of vector potential, ठीक है। तो यहाँ पे जो अप्रोच आप इस्तेमाल की गई है in order to determine the expression of magnetic field that is this vector potential। और इसको हम देख लेते हैं, इसको बहुत ज़्यादा याद करने की कोई हमें सच ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो what they saying is at this particular point P, the expression of magnetic vector potential is equal to this, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा, we don't need to bother too much about it। Two things are important, one is कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या जो वेक्टर पोटेंशियल की डायरेक्शन है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह से कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जी ये करंट पाथ है और यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की क्या डायरेक्शन है, तो आपको क्या नजर आ रहा है? क्यों जनाब, क्या नजर आ रहा है आपको? एक, ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन है वही, क्योंकि करंट पे डिपेंडेंट है ना, तो जो करंट की डायरेक्शन है वही पोटेंशियल की डायरेक्शन है। तो करंट की डायरेक्शन भी एफ आई है और पोटेंशियल की डायरेक्शन भी एफ आई है, सही है। या डीएल की जो डायरेक्शन है, तो अगर आपने करंट को कोई डायरेक्शन असाइन नहीं करनी तो डीएल की जो डायरेक्शन है वही पोटेंशियल की डायरेक्शन है, ठीक हो गया। ओके, अब ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर लिया। ओके ओके, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू सी। This is what you need to see. Now if you look at it, ये आपका एक्सप्रेशन है ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, यूजिंग if you have a current I flowing through a small loop, ठीक है, और ये जो M है यहाँ पे वो इसके इक्वल है, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पे इस सारी एक्सप्रेशन को इन्होंने M में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, विच इज करंट इनटू सरफेस एरिया। ओके, अब यहाँ पे आप ये देखें कि हमें क्या फायदा हुआ इस सारी बात का कि नाउ वी हैव गॉट एन एक्सप्रेशन विच इज थीटा डिपेंडेंट, ठीक है, विच इज थीटा डिपेंडेंट टू डिटरमिन द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अगर मैं थीटा की वैल्यू, फॉर एग्जांपल इफ आई से कि आई एम इन यहाँ पे, ठीक है, थीटा मेरा यहाँ से यहाँ शुरू हो रहा है। नाउ इफ आई से कि थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं पुट करूंगा, मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्रीज, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्रीज, तो आई वुड गेट डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है, ऐसी बात ही है। तो नाउ आई वुड बी एबल टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट वुड लुक लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इट हैज सेम शेप जो हम पहले बात कर रहे थे,
to that of a permanent magnet. ठीक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, वो क्या है जी, हाँ जी, इन्होंने एक कंपैरिजन किया हुआ है। प्रीवियसली भी हमने ये बात देखी थी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें तो फॉर अ सिंगल चार्ज फॉर अ मोनोपोल जो पोटेंशियल है दैट इज वेरिंग बाय 1/r एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग बाय 1/r²। जो डाइपोल है उसमें पोटेंशियल इज वेरिंग बाय 1/r² यानी नंबर ऑफ चार्जेस, एंड E इज वेरिंग बाय 1/r³। अब यहाँ पे मैग्नेटिक के केस में मोनोपोल तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो डाइपोल है अगेन इफ यू लुक एट इट तो पोटेंशियल इज वेरिंग बाय 1/r², यानी जो यहाँ पे जो रूट आएगा या जो नंबर आएगा दैट वुड बी द सेम एज दैट ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस। देयर आर 2 तो यहाँ पे 2 हैं, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट वुड बी r³। ठीक है, तो नंबर ऑफ चार्जेस +1। अच्छा जी, ये चीज हम कर चुके हैं। ओके, यहाँ पे सिर्फ ये क्या कर रहे हैं कि जिस तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट था, इफ यू रिमेंबर, हमने उसको चार्जेस की टर्म में डिफाइन किया था एंड वी सेड कि P इज इक्वल टू Q टाइम्स D। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसको भी हम फॉर द सेक ऑफ परमानेंट मैग्नेट इफ वी अज्यूम इट हैज़ अ पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज एंड अ नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, और जो लेंथ ऑफ दी वो है परमानेंट मैग्नेट दैट इज L, तो by using the same analogy M would be equal to magnetic charge into L, and by that virtue जो torque है that would be Q, oh, sorry, ठीक है, torque would be equal to this। ठीक, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इसको भी हम देखते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जिस तरह हमारे पास एक लूप था और हमने कहा कि इफ़ यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड तो देयर वुड बी फोर्स, और उसकी वजह से ये लूप घूमना शुरू कर देगा या इट विल स्टार्ट हैविंग अ टॉर्क इनटू सम डायरेक्शन। तो नाउ इस चीज़ को रिलेट करने का मतलब ये है कि इफ़ यू हैव अ परमानेंट मैग्नेट एंड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड तो अगेन दिस विल स्टार्ट मूविंग और रोटेटिंग एज वेल। ठीक है, लेकिन इसकी जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी कि अब हम इसको टॉर्क से वी विल कन्वर्ट बैक इनटू एफ के अंदर हम वापस जाएंगे एंड वी वुड सी, और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये एफ की डायरेक्शन ये किस तरह से जिस तरह शो की हुई है, क्यों है इस तरह से। तो जो फोर्स है दैट वुड बी दिस। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट इट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो फोर्स आती है वो मैग्नेटिक फील्ड की, एक मैग्नेटिक फील्ड की दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आती है। नाउ इफ यू लुक एट इट, हमने ये देखा है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में है। ठीक है, दिस इज H। तो अब आपका क्या ख्याल है कि ये जो फोर्स हमने, सॉरी दिस इज द डायरेक्शन, लेकिन ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जो फोर्स यहाँ पे मेंशन की हुई है, डू यू थिंक दिस इज लॉजिकल? क्यों जनाब? सर इसके मुताबिक तो ये फिर रोटेट कर जाएगा। ठीक है, इसी डायरेक्शन में करेगा जिसमें शो किया हुआ है, ये गलत है? सर करना तो इसी में चाहिए। ठीक है, यहाँ से भी देख के बताएं जरा।
लेट अस अज्यूम x, y and z. लेट अस अज्यूम कि जो b है वो y एक्सिस की तरफ है, ठीक है, और ये जो l है यानी जो परमानेंट मैग्नेट है ये z डायरेक्शन में है। तो आप बताइए ज़रा कि जब ये ए जेड क्रॉस ए वाई होगा तो क्या डायरेक्शन बनेगी टॉप की? टॉप की क्या सर डायरेक्शन होगी? माइनस ए एक्स माइनस ए, एक्स बनेगा सर। ठीक है, इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा ऐसे, ठीक सर। ठीक है ना। तो अब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये माइनस ए एक्स की तरफ जाएगा, या एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो माइनस ए एक्स की तरफ आएगा। यानी स्क्रू ड्राइवर की, आपको याद है मैंने स्क्रू ड्राइवर की एग्जांपल ली थी, तो माइनस ए एक्स के लिए जाने के लिए क्या होगा? सर Clockwise क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज, वेरी गुड। तो जब क्लॉकवाइज होगा तो फोर्स इसी डायरेक्शन में होगी ना, जी सर। ठीक हो गया, ओके। एक और बात ये देखें कि इससे इन्फ्रेंस हमने एक निकालना है, जो चीज़ ऑलरेडी आपको पता है वो ये कि आप बिफोर एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करें तो इट इज समवेयर लाइक दिस, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, ओके। जब ये फोर्स अप्लाई हो गई तब आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करें जरा, नॉर्थ एंड साउथ। Do you see both magnetic fields parallel now? जी सर। ऐसे ही है ना। डायरेक्शन तो बात फिल वक्त हम खाली ये वाली डायरेक्शन देख लेते हैं फॉर द मोमेंट, जस्ट फॉर द सेक इंस्टेंटेनियस आउटिंग डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है, जी सर पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल हो गई ना। अब आप ये देखिए कि क्या हुआ कि जो सेम प्रिंसिपल आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं कि इफ यू हैव ऑलरेडी अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन यू अप्लाइड सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हुआ कि उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स डाली। कब तक फोर्स डाली? जब तक ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में पैरेलल नहीं हो जाएंगी, या जब तक ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को अपनी डायरेक्शन में नहीं मोड़ लेगी, तब तक ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती रहेगी, ठीक है। और यही काम होता है आपके मोटर्स में और जनरेटर्स में, ऐसे ही है ना। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही यस है, सर। ठीक हो गया ना। तो चले, तो मैग्नेटिक टॉर्क या मैग्नेटिक मोमेंट, उसका मकसद यही है कि इफ़ यू हैव टू मैग्नेटिक फील्ड्स, तो बाय प्लेइंग अराउंड विद दोज मैग्नेटिक फील्ड्स यू कैन प्रोड्यूस सम टॉर्क और सम फोर्स इन अ पर्टिकुलर डिजायर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इस एग्जांपल को देखिए प्लीज। हमारे पास एक लूप है L1, उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है, उसकी लोकेशन हमें पता है। एक और लूप है L2 जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता है, ठीक है, और यहाँ पे भी मैग्नेटिक मोमेंट है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक मोमेंट है, और इसकी लोकेशन भी हमें पता है। और आपने L2 के ऊपर जो टॉर्क आ रहा है उसको आपने डिटरमिन करना है। कैसे कर लेंगे? जो मोमेंट है वो z डायरेक्शन है, तो जिसका मतलब है कि लूप इस तरह सर से एम एक्स वाई, क्रॉस बी। ठीक है। m क्रॉस b से क्या आएगा हमारे पास? टॉर्क आएगा, ओके। अब इसमें m कहाँ से आएगा? m इज इक्वल टू आई एस ए एन। अब हमें सरफेस एरिया तो गिवन नहीं है, और ये
मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगी ये मुझे बता दें। जो दूसरी है वो कुछ पड़ी हुई है 4 -3 और z, और उसका जो नॉर्मल है, जो दूसरी है वो कुछ इस तरह से यहाँ कहीं पड़ी हुई है, और उसका नॉर्मल जो है वो ay की तरफ है। जी बताएं, ये फॉर्मूला तो सही है m क्रॉस b, लेकिन m कहाँ से आएगा और ये कहाँ से आएगा? सर ये बी का पीछे फार्मूला सर जो हमने पढ़ा है अभी। ठीक है, m तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया ना, ये m तो गिवन है 5az, ठीक है, क्योंकि मोमेंट किसका इस्तेमाल होगा, जिसकी वजह से, या जिसके ऊपर किसका मोमेंट इस्तेमाल होना चाहिए, जिसके ऊपर टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं जिसके ऊपर या, होगा सर उसका नहीं होगा। अच्छा हाँ ठीक हो गया, सॉरी, तो इट वुड बी 3ay। और b किसकी वजह से आएगा फिर? सर वो फील्ड उसकी होगी दूसरे वाली की। b इसकी वजह से आएगा, ठीक है। और अभी आपने जो b का एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया है, यानी जो कि यहाँ पे कुछ गिवन है, ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को आप इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे m1 जो है वो 5az आएगा, ठीक है। तो यू बी एबल टू डिटरमिन कि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्या है। प्रॉबेबली इन्होंने शायद कोई ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई में लगाई हो, देखते हैं। हाँ जी, उसको कन्वर्ट कर लिया, उसको भी m2 को भी कन्वर्ट कर लिया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सो दैट आप क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आराम से ले सकें, एंड इवेंचुअली यू वुड गेट द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। चलें जी, यहाँ तक स्टॉप करते हैं। कल हम देखेंगे, मतलब थर्सडे को हम देखेंगे देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन, और फिर हम आगे वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिए प्लीज़। असाइनमेंट सर की ये डेडलाइन आप बता दें। असाइनमेंट में अपलोड कर देता हूँ बेटा। तो ड्यू कब है? बेटा देख लें, 1 वीक लेना है तो भी ठीक है, 2 वीक्स लेना तो भी ठीक है, मुझे बता दें क्या कंफर्टेबल है आपके लिए। जैसे सारे बोले सर, या तो आपको बता देंगे सर, कल वाली क्लास में सर बता 1 देंगे वीक आप। ठीक है सर, काफी 24 को ज्यादा दे दें, मैटर्स है तो 24 को दे दें, नेक्स्ट थर्सडे को। ठीक है सर। ठीक है ठीक है, तो 24। सर, ये हम अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के लिहाज से करेंगे अब। जी जी, मैं उसमें जो आपकी अटेंडेंस शीट में सीक्वेंस है ना, उसके हिसाब से। मसलन ठीक है मैं सर, ठीक। आपको एग्जांपल दे देता हूँ शुरू में। मतलब मेरे पास जो अटेंडेंस शीट है उसमें सबसे पहला जो रोल नंबर है वो है जी 002 का, ठीक है, अक्षा कमर। तो जो 002 है वो ऑसिलोस्कोप करेंगे। उसके बाद है 005 रुबाब, वो लेज़र प्रिंटर करेंगे। 007 असद आबिद, वो तीसरे वाला करेंगे MRI। 008 मोहसिन, वो चौथा करेंगे। तो इस तरह से जो है वो होगा। 022 अरीबा जो है वो करेंगी लास्ट वाला ट्रांसमिशन लाइन्स वाला। और फिर 24 से दोबारा टॉपिक नंबर 1 शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी अपलोड कर देता हूँ, ये भी अपलोड कर देता हूँ। तो ड्यू डेट मैं इसमें लिखने लगा हूँ कि 24 है, ठीक है जनाब। चलें जी, ओके फिर, अल्लाह हाफिज। सर अगर आप काइंडली एक्स्ट्रा क्विज ले लें जी बेटा, अभी 5वां तो ले लें, एक्स्ट्रा भी ले लेंगे। तो सर एक्स्ट्रा ज़रूर लीजिएगा। जी ठीक है बेटा, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़ सर। वालेकुम अस्सलाम सर।